मेरी माँ ने मेरे फादर को चीट किया, उनसे एक तरह से नफरत हो गई है। पढ़ाई की इज्जत नहीं इस मुल्क में। अब एक तो ये इनकी दोस्तों के बच्चे, खालाओं के बच्चे, फुप्पियों के बच्चों ने बेड़ा गर्क कर दिया है। तो ये पंखे हमारे नसीब में है कबाब वाले, हम भी कबाब बने हुए सीखों पे। मुस्तफ़ा कमाल के पोस्टर कहाँ लगेंगे? तो अगर आप किसी और के बिजनेस को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे तो कल को आपके बिजनेस को कौन रिस्पेक्ट? फ्यूचर का फ्यूचर बर्बाद किया इस मुल्क का पेरेंट्स ने। हाँ भाई, क्या हाल है भैया? वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ आस्क गंजी स्वैग, जहाँ पे आप भेजते हैं अपने सवालात और मैं उनके अपनी लिमिटेड नॉलेज के हिसाब से जवाब देने की भरपूर कोशिश करता हूँ। आज भी काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल हैं, अभी उनको लेते। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं patreon.com/ganjiswag पे जाके आप इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ फेसबुक और यूट्यूब पर आप मेम्बरशिप भी ले सकते हैं। तो आज के सवालात की तरफ चलते हैं। पहला सवाल आया है सारे अली की तरफ से और उनका कहना है कि जुनैद भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पाकिस्तान में लोग लाखों रुपए का बिजनेस करते हैं लेकिन मार्केटिंग पे 1 रुपया खर्च नहीं करते, ऐसा क्यों? क्योंकि ढक्कन है। अरे भाई, बोल बोल के थक गए हैं। दुनिया में लोग, कंपनीज जो हैं, इतना इन्वेस्ट करती है मार्केटिंग पे, 40-40% अपने बजट का वो मार्केटिंग के लिए लगाती है, लेकिन हमारे लोगों में अकल ही नहीं है। अब आपकी बेहतरीन से बेहतरीन प्रोडक्ट हो या बेहतरीन से बेहतरीन सर्विस हो, आप दे रहे हो, लेकिन अगर आपके पड़ोसी को ही नहीं पता तो फ़ायदा इतनी बेहतरीन चीज़ का? तो मार्केटिंग ज़रूरी है भाई। देयर इज़ अ रीज़न। आप पाकिस्तान के किसी भी शहर के मेन चौराहे पे चले जाएं, वहाँ पे आपको कोका कोला लिखा हुआ नज़र आएगा। उनको क्या ज़रूरत है? 150 साल से वो कंपनी है, उनको क्या ज़रूरत है हर साल या हर 1-1.5 साल बाद या 2 साल बाद 1.5 अरब 2-2 अरब रुपए का कोक स्टूडियो बनाने की? इतना ही पैसा लगता है, मजाक नहीं है कोक स्टूडियो बनाना। क्या ज़रूरत है उनको? तो भाई, क्योंकि रीइंफोर्समेंट चाहिए। बार बार दिखेंगे तो बिकेंगे, जो दिखता है वो बिकता है। आपने ये सोच लिया जी मैंने अब कारोबार शुरू कर लिया है और चूंकि कारोबार में बरकत है तो अल्हम्दुलिल्लाह अब बरकत ही बरकत आएगी और मैं यूं करके बैठा रहूँगा दुकान पे। ऐसा नहीं होता। आपने कारोबार की तमाम तर लवाजमात को पूरा करेंगे तो भाई कारोबार चलेगा। और मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। मैं आपको किसी और की क्या मिसाल दूं? मेरा अपना इनबॉक्स आए दिन भरा होता है लोगों के मैसेजेस से, जो कि छोटा मोटा बिजनेस कर रहे होते हैं या स्टार्ट किया होता है। उनकी कोशिश होती है कि जी जुनैद भाई एक शाउट आउट दे दें वगैरह वगैरह। अब उसमें 99% लोग, उनकी कोशिश ये होती है कि आप जो है ना ये फ्री में काम कर दें मेरा, ताकि जो है ना मेरे मार्केटिंग हो जाए। अब बंदा कोई पूछे कि यार जब आप आ रहे थे बिजनेस में तो आपका गेम प्लान क्या था कि मैं इसकी मार्केटिंग कैसे कराऊंगा? आपने ये सोचा हुआ था कि यार मैं थोड़ा इनसे फेवर ले लूँगा, थोड़ा उनसे। अव्वल तो फेवर मांगना बनता नहीं है। तो अगर आपको कोई फेवर दे भी रहा है तो कितनी बार देगा? एक बार मैंने आपको फेवर दे दिया, अगले महीने क्या करेंगे? दूसरे से मांगेंगे, तीसरे से मांगेंगे, चले उसके बाद क्या करेंगे? 6 महीने बाद क्या करेंगे? क्या गेम प्लान है? ये गलत अप्रोच है। और लोग फिर आगे से कहते हैं जी आपने सिर्फ बोलना ही तो है, आपका बोलने में क्या जा रहा है, मेरी मार्केटिंग हो जाएगी। तो भाई ये बोलना, ये जो वैल्यू क्रिएट की है मैंने 8 साल से, अगर 10 साल से मैं एक काम कर रहा हूँ, तो मैंने अपनी बात में वो जो टाइम इन्वेस्ट किया, टाइम इज़ मनी, टाइम लगा लगा के अपनी बात की वो वैल्यू की है कि वही बात आप बोलें तो शायद इतने लोग ना सुने, लेकिन वही बात मैं बोलूँ तो हज़ारों लाखों लोग सुनेंगे। तो वो इन्वेस्टमेंट है ना, तो यही टाइम है उस इन्वेस्टमेंट को कैश करने का। जिसको आप समझते रहे अरे तो मुंह फाड़ के पैसे मांगते हैं, अरे भाई करा लो ना, फिर माहिरा खान से करा लो, फ्री में शाउट आउट ले लो, कर ही ना दें। आप अप्रोच ही नहीं कर सकते उनको। आप ए लिस्ट सेलिब्रिटीज़ को अप्रोच ही नहीं कर सकते। आप उनको इंस्टा पे मैसेज डालोगे, उनकी पीआर टीम जवाब देगी, वो मैसेज भी नहीं देखते आपका। हम फिर भी पढ़ लेते हैं, जवाब दे देते हैं, बात कर लेते हैं। तो पॉइंट बीइंग कि भाई कब तक फेवर लोगे? तो ये अप्रोच ही गलत है आपके बिजनेस की। अगर आपने बिजनेस पे ये सोच के एंटर हुए कि जी मैं इतने लाख लगा रहा हूँ और मार्केटिंग में फ्री में करा लूँगा, कहीं ना कहीं मैं फ्री की चीज़ भेज दूंगा। अरे भाई, लोग आपकी फ्री का सामान लेने थोड़ी बैठे हुए। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के पास कोई कमी बेशी थोड़ी है। तो ये समझ लेना कि जी आप इतना सा फेवर कर देंगे और अगले से आप इतना बड़ा। तो अगर आप किसी और के बिजनेस को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे तो कल को आपके बिजनेस को कौन रिस्पेक्ट देगा? आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो भाई मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है और बार बार ज़रूरी है। लोग भूल जाते हैं भाई, भरी पड़ी है एक ही चीज़ के 10 प्रोडक्ट्स, एक ही प्रोडक्ट के 10 ब्रांड चल रहे हैं। 10 भी कम कह रहा हूँ, ज़्यादा ही चल रहे हैं। तो उसमें हाईलाइट होना आसान काम नहीं है। पेप्सी कोक के लिए आसान है, रह दे के 2 ही कंपनी है ना, और कौन है? शेज़ान तो कोई नहीं मांग रहा ना, या दूसरी चीज़ें तो कोई नहीं मांग रहा। मगर फिर भी वो लगे हुए होते हैं मेन चौराहों पे, बड़े बड़े बिलबोर्ड्स।
तो भाई कुछ सीखे उनसे. देयर इज अ रीजन व्हाई दे मेक बिलियंस और हम हज़ारों में ही खुश हैं और लाखों को एम कर रहे होते हैं. अगले तो एम ही बिलियंस का करते हैं. तो भाई मार्केटिंग उसका बहुत इंपॉर्टेंट जूज़ है. दूसरा सवाल है, जुनेद हसन साहब कहते हैं कि मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ यूईटी लाहौर से, एंड आई वाज वाचिंग योर पॉडकास्ट विद के इलेक्ट्रिक. वी नो देर आर ओनली फ्यू डैम्स इन अ कंट्री एंड इट विल टेक टू मच टाइम एंड एफर्ट टू कंस्ट्रक्ट मोर डैम्स. तो इसका एक और सोल्यूशन है पावर जनरेशन का जो उन्होंने देखा है, विच इज़ कॉल्ड ट्रैफिक पावर्ड विंड टर्बाइंस. ये आप स्क्रीन पे देखें, ये टर्की में भी लगे हुए थे, ये मैंने ऑनलाइन देखे थे. तो ये चीज़ चाह रहे हैं कि अगर ये रोड के बीच में ये लगे हों और गाड़ियों के ट्रैफिक से जो विंड बनती है और वो टरबाइन घूम रहा है और वो बिजली बना रहा है. सही है जी, होना चाहिए यहाँ बिल्कुल भाई. ऐसे बड़े आइडियाज़ हैं, ये कोई दिस इज़ वन ऑफ मेनी आइडियाज़. मसला ये है कि भाई यहाँ विंड टरबाइन लगेंगे तो मुस्तफ़ा कमाल के पोस्टर कहाँ लगेंगे, वो भी ज़रूरी हैं. शहर तो भरा हुआ ही उन चीज़ों से है. शहजाद मेमन पीपीपी भरा हुआ है. शारा फैसल वो कहाँ लगेगा फिर हैं? या फिर बवासीर का इलाज वो कहाँ लगेगा? पाइप लटक रहे, तारे लटक रही, वो कहाँ जाएंगी? अरे भाई सोल्यूशन बहुत है, करने पे आओ. यहाँ लोग करने ही नहीं चाहते ही नहीं है भाई. लोग यहाँ पे जो पावर्स दैट भी वो चाहते हैं कि आप ये बिजली गैस में ही लगे रहो और इसी में ज़िंदगी ख़त्म हो जाए आपकी. आपको ये दे दी, कल को आप और चीज़ मांगोगे कि भाई मेरे को कानून भी दो, फिर आप वो बोलोगे चलो भाई मुझे हिसाब किताब भी दो. वहाँ तक थोड़ी लाना आपको, भाई बिजली में ही लगा के रखो. 70 साल पहले भी भाई मेरे दादा इंडिया से आए, हाथ वाला पंखा लेके आए थे ट्रेन में, तो एसी था नहीं. वही पंखा मेरे बाप ने भी यूज़ किया, वही पंखा मैं भी यूज़ कर रहा हूँ. आजकल लाइट बहुत जा रही है, तो ये पंखे हमारे नसीब में कबाब वाले, हम भी कबाब बने हुए सीखों पे. तो आइडियाज़ बहुत हैं. अच्छा आइडिया है जुनेद साहब, मगर ये कि इम्प्लीमेंटेशन की बात है और यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन वाली विल अल्हम्दुलिल्लाह नज़र ही नहीं आती कहीं पे भी. आफ्ताब नबी साहब कहते हैं कि टाइम मैनेजमेंट स्टडीज़. आई मीन डियर सर, आई मीन ए लेवल स्टूडेंट्स एंड ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन थिंग्स हैव गॉन वेरी वाइल्ड ड्यू टू एवरीवन staying in their homes for 6 months straight with no schools opening physically. Parents are frustrated, rightfully so, which is justified to some extent as they are paying hefty amounts of tuition fees. ज़ाहिर है पेरेंट्स की तो हटे कि भाई इतने लाखों रुपए जा रहे हैं और अगर घर में ही बैठा के जूम क्लास करनी थी तो सिक्योरिटी की फ़ीस क्यों जा रही है, फलानी क्यों जा रही है, स्कूल तो बंद पड़ा है, राइट. इलेक्ट्रिसिटी नहीं चल रही, 10 चीज़ें नहीं हो रही, एडमिन चीज़ें. खैर, as online classes are also being taken on phones or laptops, my parents are always encouraging me to study, which I know is for my own betterment. But this now happens on a daily basis. भाई तो डेली ही पढ़ाने को बोलेंगे ना, अगर आप खुद पढ़ रहे हो तो वो नहीं बोलेंगे. और वही कांस्टेंट रीइंफोर्समेंट की ज़रूरत है भाई. बच्चे इधर उधर हो जाते हैं, आपकी एज ऐसी है. द ओनली थिंग आई हेयर इज स्टडी एंड स्टडी. ठीक है जी, और क्या करना है आप ए लेवल्स में, यही तो टाइम है बेटा पढ़ने का. उसके बाद फिर अय्याशी है. अय्याशी फिर भी नहीं है, लेकिन आपको टॉफ़ी देने के लिए अभी मैं ये बोलूँगा कि बस ये पढ़ लो, उसके बाद तो लाइफ इजी है. इजी घंटा नहीं है, लाइफ और थर्ड क्लास है आगे. अभी तो शुरू हुआ है बेटा, इन्जॉय करो आगे आगे. ओके, नाउ बिकॉज ऑल एग्जाम्स आर कैंसल्ड सो आई गॉट अ मीडियोकर ग्रेड ऑफ 7 Bs एंड 1 A. अच्छा रिजल्ट तो नहीं है ब्रो. विच फर्दर रिजल्ट इन माई पेरेंट्स टू गिव मी लेक्चर्स एवरी डे. ठीक है भाई, लाखों में फीस दे रहे हैं और आप 7 B लेकर आ रहे हो तो लेक्चर तो बनता है. वेन एवर आई एम यूजिंग माई फोन माई फादर स्कोल्ड्स मी टू स्टडी इवन व्हेन आई एम स्टडिंग ऑन माई फोन. तो भाई उनको आप बता दो कि मैं फ़ोन पे पढ़ ही रहा हूँ, लेकिन ऑब्वियसली ही कांट नो फॉर श्योर कि आप पढ़ ही रहे हो या आप दूसरी विंडो पे जाके व्हाट्सएप पे लगे हो. तो इसका बेहतर सोल्यूशन ये जो कि मैं भी करता हूँ, माई वाइफ गेट्स रियली इरिटेटेड कि आई एम ऑलवेज ऑन फोन, क्योंकि मेरा काम ही फ़ोन पे, तो मैं लैपटॉप खोल लेता हूँ. कर मैं वही रहा होता हूँ, वही व्हाट्सएप इधर डाल के इधर ही लगा होता हूँ, या मैं वही चीज़ें कर रहा होता हूँ जो वीडियोस देख रहा हूँ. मगर चूंकि फ़ोन नॉन सीरियस एटीट्यूड लगता है, नॉन सीरियस डिवाइस है, लैपटॉप पे लगता है यार बंदा वाकई काम कर रहा है, काम वही कर रहा है, तो आप लैपटॉप पे पढ़ लो. Now recently he bursted into flames and broke my PlayStation into pieces because I was not studying on a Sunday. यार ये थोड़ी ज़्यादा हो गई आपके अब्बू की तरफ से. आई एम प्रीटी श्योर ही मस्ट बी फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स. ऑफिस की पॉलिटिक्स बहुत है भाई, नौकरियां सबकी जो है ना, ज़्यादातर हमारे नौकरी पेशा लोग हैं. एंड वो कहते हैं ना, इफ़ यू आर अ सैलरीड पर्सन एंड इफ़ योर सोर्स ऑफ इनकम, इफ़ यू ओनली हैव वन सोर्स ऑफ इनकम, यू आर वन स्टेप अवे फ्रॉम पॉवर्टी. और वही हुआ, एक कोविड आया, लोगों की नौकरियां चली गई. तो आई एम श्योर ही मस्ट बी फ्रस्ट्रेटेड फॉर अ लॉट ऑफ रीज़न. और संडे को वैसे ही अब्बू जो है ना वो तपे हुए होते हैं, क्योंकि अम्मियाँ उनको बैठने नहीं दे रही होती. हमारा मसला ये है कि ख़वातीन को ना एक बैठा हुआ, और ये हमारा नहीं, ये दुनिया भर का है,
कि एक मर्द जो होता है ना वो आराम से बैठ के ही माइट नॉट बी डूइंग एनीथिंग ही एंड ही कैन स्टिल चिल. विमेन डोंट अंडरस्टैंड दैट आइडिया. तो वो कि आज ये कर लें, आज वो कर लें, आज यहाँ चले जाएं, वहाँ चले जाएं. तो वो आपकी अम्मी ने शायद, आई एम जस्ट अज्यूमिंग सिचुएशंस. सो या आपका प्ले स्टेशन तोड़ दिया गया. अब 7B के बाद आप पढ़ोगे भी नहीं, तो संडे को थोड़ा वैसे उनको आपको ब्रेक देना चाहिए. ये आपने प्रूव करना है कि अबू देखे रोज़ाना मैं 8 घंटे पढ़ रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा चिल टाइम चाहिए. खैर, माई मदर स्टार्टेड इमोशनली ब्लैकमेलिंग मी. अब बेटा अब्बा को कुछ हो गया तो ब्लड प्रेशर हाई कर दिया है. आई नो ही वॉन्ट्स मी टू सक्सीड इन लाइफ बट आई डोंट थिंक दिस मेथड इज़ वर्किंग. माई मदर्स फ्रेंड का बेटा गॉट ए. अब एक तो ये इनकी दोस्तों के बच्चे, खालाओं के बच्चे, फूफियों के बच्चों ने बेड़ा गर्क कर दिया है. और कल ही मैं एक पोस्ट पढ़ रहा था कि जो बच्चे कंसिस्टेंटली 80% से ज़्यादा नंबर आते हैं ना, उनको कोई ऐसी जॉब नहीं देनी, पब्लिक सर्विस की जॉब नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वो बच्चे एबनॉर्मल होते हैं. क्योंकि वो इतने अब्यूज़ में बड़े हुए होते हैं, इतने प्रेशर में. ना उन्होंने खेला होता है, ना उन्होंने दुनिया देखी होती है, ना उन्होंने बैठ के आसमान को देखा होता है, ना उन्होंने कभी मोहब्बत की होती है. ज़िंदगी की जो फितरतें हैं ना, उससे ना आशना होते हैं. तो ये फिर अपना वो जो भड़ास होती है ना, वो जो पावर में आते किसी और पे निकालते हैं. एक बहुत सोचने वाली बात है. ज़रा इस पर, सारे ऐसे नहीं होते, जनरलाइज नहीं कर रहा, मगर एक हद तक बहुत ठीक है. मेरे जितने मेट्स का स्कूल मेट्स थे जो टॉपर थे, बड़े होके साइको ही बने सारे ऑलमोस्ट. सॉरी टू से, मगर ये फैक्ट है. तो अब ये खालाओं के बच्चों ने, भाई हर बच्चा अलग होता है. मैं तो हर पॉडकास्ट पे बात बोलता हूँ, अपने बच्चों को दूसरे बच्चों से कंपेयर ना करें. कोई रोबोट थोड़ी एक जैसे, कोई फ़ोन थोड़ी है कि आईफोन प्रो मैक्स खाला का भी वैसा ही है, आपका भी वैसा ही है. भाई हर बच्चा डिफरेंट होता है. तो ये बड़ा गलत है. इट फर्दर वर्सेंड माई सिचुएशन. आई फील वेरी लो in my life. Many bad things cross my mind. I can't find any solution to balance my studies and extracurricular activities. If there's any advice, I'll be grateful to hear. Thank you. एडवाइस यही है बेटा कि आपने थोड़ा सा उनको रिजल्ट दिखाना है. देखो, पेरेंट्स को बेसिकली एतमाद चाहिए होता है. और पेरेंट्स जो आप पे गुस्सा होते हैं ना, देखो जब मैं आपकी उम्र का था तो मुझे भी लगता था कि मेरे पेरेंट्स मेरे दुश्मन हैं, क्योंकि मुझे हर वक्त डांटते रहते हैं, मारते रहते हैं. लेकिन अब मैं इस एज पे आऊँ, नाउ व्हेन आई लुक बैक, तो मुझे लगता है वो मेरी बेहतरी के लिए थे. हाँ, तरीक़ाकार में ज़ाहिर फ़र्क होना चाहिए. अब्यूज़ तो खैर किसी भी सूरत में जायज़ नहीं है, मगर ये कि वो बेहतरी के लिए ही कर रहे होते हैं. क्योंकि पेरेंट्स को ज़ाहिर है, ख़ासतौर पे मिडिल क्लास फैमिली है, और उनके पास औलाद ही उनका सरमाया होती है, और वो औलाद पे ही डिपेंड कर रहे होते हैं कि आज इसको सही पढ़ा लिया लिखा लिया तो कल को बुढ़ापे में हमें इसी ने पालना है. तो सो देर जस्ट इंश्योरिंग. आप इंश्योरेंस पॉलिसी हो. सैडली हमारे यहाँ ऐसे ही कल्चर है कि वो पेरेंट्स अलग नहीं रहते, साथ ही रहते हैं. तो औलाद जो होती है उनकी इंश्योरेंस पॉलिसी होती है कि जी बुढ़ापे में हमें ये संभालेगा. तो आपको वो इस तरह देख रहे हैं, एंड दे डीम यू एज इम्पॉर्टेंट. तो प्लीज़ उनका ज़रा भरम रखें, थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई करें, बैलेंस करना सीखें, पढ़ के दिखाएं उनको जी इतने घंटे पढ़ाऊँ, अच्छे नंबर्स लाएं. अगला सवाल. सर, आई एम अ 16-year-old टीनेजर. आई सीरियसली हैव सो मच इंटरेस्ट इन म्यूजिक एंड आई एक्चुअली लर्न हाउ टू बीट बॉक्स एंड गिटार, बट माई फैमिली डजंट सपोर्ट मी. अबे यार, एक तो फैमिलियों ने कितना अच्छे म्यूज़िक से हमें डिप्राइव किया है, कितना अच्छा म्यूज़िक निकल सकता था हमारे मुल्क में, और ये पेरेंट्स ने पीछे किया हुआ इनको. समवन कॉल्ड मी मिरासी बन रहे हो. अबे यार, ये थर्ड क्लास सोच है. Why do you care? It's my life. But the thing is that my father wants me to study medical sciences, but I seriously don't want to be a doctor. I want to have a creative profession like a musician. And music aside, I want to study artificial intelligence. As the world is innovating, but my family is not really supportive. My elder brother is going to Australia next year. But when I say that I also want to go to Canada or Europe to study, they're like, तुम छोटे भाई हो, पीछे से घर वगैरह तुम संभालना. अबे मतलब क्या दही लेने के लिए पैदा किया था इसको? बड़ा वाला क्यों जा रहा है ऑस्ट्रेलिया? बड़े घर संभालते हैं, छोटे संभालते हैं? ये तो इक्वेशन ही गलत है आपके घर की. और ये बच्चों के ऊपर थोपना बंद करें खुदा के वास्ते कि मैं डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन मुझे तुम्हारी माँ से प्यार हो गया और 5 साल वो वेट नहीं कर सकती थी MBBS का, तो मैं BCom करके तुम्हारी माँ से शादी कर ली, तो अब तू डॉक्टर बन. अबे भाई, खुदा के वास्ते निकले इन चीज़ों से. और वो सही कह रहा है बच्चा. देखो 16 साल का है, लेकिन उसने फोकस सही किया, म्यूज़िक गिटार भी सीख लिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनोवेशन की तरफ जा रहा है. लेकिन ये लगे हुए क्यों? क्योंकि ख़ानदान में मुंह दिखाना है, दूसरे अंकल को जलाना है, सड़ाना है. मेरा बच्चा तो डॉक्टर है, तुम्हारा बच्चा क्या है? अबे यार, खुदा की कसम, औलादों की बजा के रख दी है. अपनी औलाद के साथ ये इतना इनसिंसियर है. भाई ये तो कौमी जुर्म होना चाहिए. खान साहब को तो इस पे कानून, खान साहब इनके काटें, इन लोगों के काटने आपने कि और ना पैदा करें, क्योंकि ये पैदा कर करके अब्यूज़ करते हैं बच्चों को, उन पे थोपते हैं अपनी मर्जी. देन दे एंड अप बिकमिंग अ डॉक्टर दे नेवर वांटेड टू बी. तो ऐसा डॉक्टर मेरा क्या इलाज करेगा जो वो बनना ही नहीं चाहता था? ही मस्ट हेट हिज जॉब सो मच. तो एट द एंड ऑफ द डे वो फिर जाके वो गलत टीके क्यों नहीं लगाएगा गुस्से में?
भाई अब्यूज है यार ये। ऐसे पेरेंट्स को पकड़ो, इनके काटें भाई, कि और ना पैदा करें। वो बड़ा भाई ऑस्ट्रेलिया है, तुमने घर संभालना है। अरे भाई तुम खुद संभालो अपना घर। मुझे इसलिए पैदा किया था कि मैंने संभालना है घर, छोटा संभालेगा घर। ये कौन सी साइंस है भाई? दही ले और रोटी ले और क्या काम होता है यहाँ पे? अबे भाई जा रहा है बच्चा पढ़ने के लिए, जाने दो, अच्छा है, वो अच्छे माहौल में पढ़ेगा लिखेगा। अभी 16 साल का है। आजकल जो हालात है मुल्क के आपके सामने ही है भाई, बच्चे कहाँ सेफ हैं? अगर बच्चे को एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है और वो अपना टैलेंट पॉलिश कर सकता है तो करने दें उसको। ये छोड़े जी घर संभालना है वो संभालना है, क्या बहू है क्या? मतलब बहू से भी नहीं संभलवाना चाहिए, खैर ये भी गलत बात है। एक बात कह रहा हूँ मैं, क्या संभालना है उसने? क्या झाड़ू लगाना है उसने? क्या कपड़े धोने हैं आपके? क्या करना है उसने? खाना बनाना है उसने? क्या करना है? सारे काम वो मासी वासी करती होगी आपके घर में। अज्यूमिंग अगर आप इफ़ यू आर लाइक अपर मिडिल क्लास, आपका बच्चा बाहर पढ़ने जा रहा है तो एक 50-60 लाख होंगे ना अकाउंट में फंसाए हैं कि बच्चा ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, इतने तो होंगे ना। तो घर में मासी भी होगी, तो सारे काम तो मासी कर रही है। इसने क्या करना है मुझे ये समझा दें। क्या नाम है? नाम पता नहीं लेना चाहिए कि नहीं, छोड़ें, नाम को छोड़ें। इसने क्या करना है? बच्चे ने क्या संभालना है घर में? किसको संभालना है मुझे ये ज़रा ये बता दें। अबे अजीब चवल लगाई हुई है यार ये पेरेंट्स ने भाई। खुदा की कसम यार, मेरे हाथ में चीज़ें हो ना, मैं तो इन पेरेंट्स को जेल में डाल दूँ। ये अब्यूज़ करते हैं अपने बच्चों को। वो पढ़ना कुछ और चाह रहा है जी, डॉक्टर बन जाओ। क्यों भेड़ की आँख? क्यों डॉक्टर बन जाओ? क्या है डॉक्टरी में? मारे खाता फिरेगा लॉयर से, किसी का मर जाएगा। वो देखी वीडियोस देखी है ना भाई तूने, जन अस्पताल में घुस के कैसे डंडे मारते हैं। भाई मर गया मर गया, ठीक है ना। वो आके भाई डॉक्टरों को मारते हैं। क्या पिटवाने हैं डॉक्टरों को अपने बेटे को पिटवाने हैं लोगों से? भाई पेशेंट है, इंसान है, बचने वाला बच जाता है, नहीं बचने वाला नहीं बच पाता। मैं ये भी नहीं कह रहा कि डॉक्टरों की गफलत नहीं होती, मगर हमारे यहाँ तो यही कल्चर है ना कि डॉक्टर ने मार दिया। डेंटिस्ट को तो बोलती डंगर डॉक्टर है, सॉरी उसको डेंटिस्ट कह रहा हूँ, वेटरिनेरियन को, उसको तो कहते हैं डंगर डॉक्टर है। इज्जत ही नहीं है। पढ़ाई की इज्जत नहीं है इस मुल्क में, पढ़े लिखों की इज्जत नहीं है। वो कहते हैं जी ज़्यादा पढ़ के चरिया हो गया, पागल हो गया। अबे ये एटीट्यूड है। पीएचडी वाले को पागल कहते हैं लोग, फिरा हुआ दिमाग है वे। पीएचडी को यही बोलते हैं ना, फिरा हुआ दिमाग। तालीम को ही डिस्करेज करते हैं और जहालत को प्रमोट करते हैं। क्या अजीब लोग हैं यार, ये कल्चर ही ख़राब है यार भाई। मेरी बस ये है कि चलो ये आखिरी ये बूम ये जनरेशन है, ये आने वाली ऐसा ना सोचे यार। मुझे बस ये टेंशन है, आप लोग सीखें ये चीज़ यार। वो पढ़ना चाह रहे हैं पढ़ने दें। मिरासी बन रहे हो, ये बन रहे हो, वो बन रहे हो। अबे कैसे जुल्म करते हैं कसम से। एक तो चाइल्ड ब्यूरो होना चाहिए इस मुल्क में, जो बच्चे जो है ना शिकायत करें कि भाई ये मुझ पे ज़बरदस्ती कर रहा है, ये कह रहा है डॉक्टर बनो, कल को मैं बनूंगा, मैं चीर फाड़ दूंगा लोगों को, क्योंकि मैं फिर मुझे बनना कुछ और था। क्रिमिनल केस भाई, पेरेंट्स को ही अंदर कर दो, बंद करो। इनकी ये ख़त्म हो यार। हमारी बात रख लो, ये इमोशनल ब्लैकमेल करना और ये करना वो करना है भाई। फ्यूचर बर्बाद किया इस मुल्क का पेरेंट्स ने। ये लोग बोलेंगे जी आप ऐसे कह रहे हैं वालदेन को। भाई ठीक है, वालदेन ने पैदा किया है, अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि भाई मतलब ओन ही कर लिया। अब ये कह रहे हैं जी ये पेरेंट्स पालते हैं, तो भाई पेरेंट्स नहीं पालना था, पान वाले ने पालना था क्या? पेरेंट्स नहीं पालना था, पैदा किया तो पालो भी, करो भाई, तरबियत पेरेंट्स नहीं देनी है। मगर ये भी तो गलत है ना यार, कि बस हमने पाला है, हमने तो हम तुम्हें ओन करते हैं, तुम्हारी कोई से नहीं है इस दुनिया में। हम जहाँ बोल रहे हैं वहाँ शादी करो, हम जहाँ बोल रहे हैं वो डिग्री। अबे ये क्या तरीका कार है यार? इंसान की अपनी कोई चॉइस ही नहीं है यहाँ पे। और कितना, अबे मेरा इनबॉक्स भरा पड़ा है भाई, 5,000 से ज़्यादा ईमेल्स हैं और 80% ये पेरेंट्स से रिलेटेड है। 80%। तो सोचे नस्ल ही बर्बाद कर रहे हैं ये लोग। फिर कहते हैं जी मुल्क ऐसा है मुल्क वैसा है। अबे तुम अपने घरों में तुमने मुल्क बेड़ा गर्क किया हुआ है, हद है यार। तो भाई आप यही करो कि आप उनको कन्विंस करो, नहीं मान रहे पैसे जमा करो, भाग जाओ। मैं और क्या बोलूँ भाई, ये तो पागल कर देंगे आपको, ज़बरदस्ती डॉक्टर बना देंगे जिसमें आपका दिल नहीं होगा। 5 साल कहाँ खज्जल ख्वार हो गए भाई। एमबीबीएस की पढ़ाई आसान थोड़ी है। 6 पेपर 9 पेपर 6 वाइवा होते हैं फाइनल में। आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, करना पड़ेगा जी, बाप ने बोला था। पता नहीं बाप ने क्यों बोला था, 4 लोगों में बैठ के बाप थोड़ा चौड़ा हो जाए यूं करके। अबे अपने चौड़ेपन में कुछ और लगा देते हैं बच्चों को, खुद चौड़े हो जाएं, अगले के कुछ भी लग जाएं। समझ रहे मेरी बात भाई? कटाओ से मुराद ये नहीं कि मैं नहीं कह रहा माँ बाप छोड़ दो, लेकिन भाई टेक अ स्टैंड। यार ज़िंदगी आपकी है भाई। कोई कब्र में आके झंडे नहीं लगाएगा कि यार बड़े अच्छे साहब थे और बाप का कहना माना और डॉक्टर बन गए। लोग बोलेंगे भाई हटा, फारिग करा इसको, क्योंकि आप जो है ना फिर आप पेशेंट बन जाओगे, जहनी मरीज बन जाओगे। तो भाई ये टेक अ स्टैंड। अभी आप 16 के हो, आप इतना नहीं ले सकते, आई अंडरस्टैंड, आप डिपेंडेंट हो गए उन पर बहुत ज़्यादा तरीके से मगर अभी इसको टेक इट एज अ, ये जो
बात कही है ना इन्होंने, इसको एज अ वार्निंग लें और अभी से तैयारी शुरू कर दें, इधर उधर छोटी मोटी हसलिंग वसलिंग करें, पैसा जोड़ें, पैसा बनाएं, और फिर एक दिन बोलें जी मैं जा रहा हूँ पढ़ने, नहीं तो मैं रावी में कूदने जा रहा हूँ, आगे आपकी मर्जी, बैग मैंने बांधा हुआ है या तो जहाज़ में बैठने दें या मैं कूद जाऊँ नेटी जेटी, चॉइस इज योर्स। धमकी लगा दो भाई, जिंदगी का मामला है यार, वरना रुल जाओगे सारी जिंदगी, और फिर तुम्हारी वजह से 10 और लोगों की जिंदगी खराब होगी। क्यों? वो कैसे भाई? इफ यू एंड अप बिकमिंग अ डॉक्टर अगेंस्ट योर चॉइस, तो मरीजों का तो बेड़ा गर्क करोगे ही करोगे, जिससे शादी होगी उसको तुम मेंटली अब्यूज करोगे, क्योंकि तुमने कहीं तो बदला लेना है, बिकॉज ये एक इंसान की साइकी है, जिसके साथ बुरा हुआ होता है फिर वो कहता है मैं दूसरे से बदला लूंगा। आप जितने भी देखें ये रेप केसेस होते हैं या ये जितने भी रेप केस होते हैं जो पकड़े जाते हैं, 90% का क्या होता है जी, हमें भी बचपन में किसी ने किया था तो हमें बदला लेना था। इस तरह के बहुत सारे ऐसे भी केसेस होते हैं। तो आप जो है ना बीवी को अलग टॉर्चर करोगे, फिर 3-4 बच्चे भी आप भी तो करोगे ना, कि जिनको बोल सकोगे तूने घर संभालना है, आपने भी तो करना है। तो वो 1 2 3 4 5 लोगों की ज़िंदगी आप ख़राब करोगे, फिर वो मल्टीप्लायर इफेक्ट है, फिर उन्होंने 5 ईच की कर दी, वो 25 लोग हो जाएंगे, तो ये रुकेगा थोड़ी सिलसिला। तो भाई टेक अ स्टैंड, इसको एज अ साइन लो एंड टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ। अच्छा जी, लास्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा लंबा है, मुझे ज़रा काफ़ी सीरियस लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम जुनैद भाई, मैं एक मेंटल ट्रॉमा से गुज़र रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आपसे शेयर करूँ। बात यह है कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा हूँ, मेरे फादर की 2 मैरिजेस हैं। अब मसला ये है कि मेरी ख़ुद की सगी माँ, मुझे उनसे एक तरह से नफ़रत हो गई है, और मैं आपको उसकी वजह बताऊँगा। सबसे पहली वजह यह है कि उन्हें बेमतलब बात में, छोटी छोटी बात में गुस्सा करने का, चीखने चिल्लाने का, बात में गालम गलोच करने का बहुत शौक़ है। और मसले क्या होते हैं जिसकी वजह से वो गालम गलोच करती हैं कि मैंने वक्त पर पानी नहीं भरा, कपड़े छत पे फैलाए नहीं। सिर्फ इन बातों की वजह से इतनी ज़ोर से बदतमीज़ी और गालम गलोच करती हैं कि पूरे मोहल्ले को आवाज़ जाती है। मैं ये सोच के बर्दाश्त कर लेता हूँ कि वो मेरी माँ है, चलो, लेकिन बहुत सी जुनैद भाई बातें ऐसी हैं कि बर्दाश्त से बाहर हैं। मेरी माँ ने मेरे फादर को चीट किया, एक बार नहीं मल्टीपल टाइम्स, और उसका मैं आई विटनेस हूँ, खुद अपनी आंखों से सब देख चुका हूँ। व्हेन आई वाज 7 years old, हम एक कॉलोनी में रहते थे। मेरे वाइफ की पहली बीवी एक दिन अपनी पहली बीवी के साथ और एक दिन दूसरी बीवी के, यानी मेरी मदर के साथ टाइम गुजारते थे। उस वक्त मैं इतना शऊर नहीं रखता था, मुझे नहीं समझ आता था सेक्स क्या है। मैंने अपनी माँ को अपने नेबर के हस्बैंड के साथ जिना करते हुए देखा, अल्लाह रहम करे। बट जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, मुझे रियलाइज़ होता गया कि ये मेरी माँ ने बहुत बेहुदा हरकत की थी। फिर मेरी माँ का अफेयर किसी फलाने नामी बंदे से हुआ, नाम नहीं लेना चाह रहा। उस वक्त 10 साल से 11 साल कहूँगा हार्डली। वो आदमी रात के 12 बजे हमारे घर आता था, मेरी माँ के साथ बंद कमरे में बैठा होता था, मैं दूसरे कमरे में होता था, क्योंकि मेरी माँ बाहर से कमरा लॉक कर देती थी। और अच्छा, इसका कमरा ही लॉक कर दिया बच्चे का, शिट। तो मुझे नहीं पता कि शायद मेरी माँ उसके साथ भी नाजायज़ ताल्लुकात थे। आई मीन ऑफ कोर्स, इट साउंड्स लाइक इट। लेकिन इनके साथ घूमना फिरना, रात के 12 बजे घर आना और छुप के मिलना, ये सब चीज़ें बंदे को गलत सोचने पर मजबूर कर देती हैं। आई डोंट ब्लेम यू ब्रो। फिर जुनैद भाई, मेरे डैडी को मेरे खाला के थ्रू पता चला कि मेरी माँ के नाजायज़ ताल्लुकात हैं। उनके पास उस वक्त कुछ प्रूफ्स भी थे और मेरे डैडी ने मेरी माँ को डिवोर्स दे दिया। फिर डिवोर्स के 1-2 साल बाद मेरी माँ दरबदर होके रह गई, क्योंकि वो अनएजुकेटेड है और ननियाल में कोई भी इतना स्ट्रांग नहीं कि इन्हें सपोर्ट कर सके। मेरी माँ ने झूठ सच मैनिपुलेट करके मेरे डैडी को समहाउ कन्विंस कर लिया आफ्टर 2 years कि ये गुनाहगार नहीं है। तो मेरे वालिद ने इनसे फिर से निकाह कर लिया। ऑल्दो 3 दफ़ा वो तलाक दे चुके थे इन्हें, तो इनका रिश्ता एक तरह से देखा जाए तो अब भी नाजायज़ है, क्योंकि उन्होंने हलाला किए बग़ैर निकाह किया। अब इसका मुझे अंदाज़ा नहीं है कि क्या कंडीशंस हैं। दोबारा जुनैद भाई, मैं 22 साल का हो चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। 4th ईयर MBBS कंप्लीट हो गया है। मेरे ये सब वालिद की मेहरबानी है कि उन्होंने मेरी तालीम डिस्टर्ब नहीं होने दी। वेरी नाइस ऑफ हिम, वेरी नाइस ऑफ हिम। वही मेरे बाप और मेरी माँ है, लेकिन इस 22 साल के अरसे में मैंने अभी अपनी माँ के अंदर वही सब चीज़ें देखी हैं जो ये अपनी जवानी में किया करती थी। आज भी इनके पास मल्टीपल मर्दों के नंबर्स हैं जिनसे ये आज भी रोज़ाना कॉल पर बात करती हैं, उनसे छुप छुप के मिलती हैं। उनसे बात करने का और मिलने का मकसद सिर्फ ये है कि थोड़े पैसे मिल जाएं। ओ गॉड, ओ गॉड। हालांकि मेरे वालिद अपनी हैसियत के अकॉर्डिंग उन्हें इतना प्रोवाइड करते हैं कि हम आराम से अच्छे से खा पी सकें। उसके बावजूद इन्हें पैसों की और मर्द की हवस इतनी है
कि मैं उम्र के इस हिस्से में आके अपनी आँखों से देखता हूँ कि ये बेगैरती कर रही हैं। अभी वो 44 साल की होंगी, लेकिन उनकी वो बेहुदा आदत अब तक नहीं गई, हालांकि ज़िंदगी में वो ठोकर भी खा चुकी हैं। तो जुनैद भाई, ये चाहता हूँ कि आप मुझे मशवरा दें कि मैं क्या करूँ। बज़ाहिर कहने को वो मेरी माँ है, लेकिन वो मेरे नज़रों से गिर चुकी है, बहुत ही पहले गिर चुकी हैं, और उसके बाद वो मुझसे ज़्यादा मेरे वालिद से किसी ऐसी बात पर चीख रही होती हैं, गालम गलोच कर रही होती हैं जिसमें हमारी मिस्टेक ना भी हो तो गुस्सा मेरे आपे से बाहर हो जाता है। लेकिन क्योंकि वो मेरी माँ है, सिर्फ इस इज़्ज़त के नाते गलत चीज़ को बर्दाश्त करता रहा हूँ। और जुनैद भाई, मेरी मेरी माँ एक बूढ़ी औरत का घर कब्ज़ा करने के चक्कर में, अरे भाई क्या ख़ातून है यार ये, लॉयर से उन्होंने झूठे कागजात भी बनवा लिए हैं, और उस बूढ़ी औरत का और कोई सहारा नहीं है, और ये उनका घर हथियाना चाह रही हैं। मेरा दिल चाहता है कि मैं अपने वालिद साहब को सारी सच्चाई बता दूं, लेकिन मुझे ये पता है कि इसके बाद फिर से ये दर-बदर हो जाएंगी, तबाह व बर्बाद हो जाएंगी। इनके पास बैंक में 16-17 लाख मौजूद हैं जिससे ये कुछ कर पाएँ अगर इनका अपना घर बार होता। लेकिन पता नहीं, मैं रुक जाता हूँ सिर्फ इस वजह से कि कहीं कहीं की नहीं रहेंगी फिर। लेकिन जो कि हरकतें हैं मुझे मजबूर कर रही हैं कि मैं इन्हें एक्सपोज़ करूं अपने वालिद के सामने। आप मुझे ऑनेस्ट मशवरा दें कि मुझे क्या करना चाहिए। अगर आप यूट्यूब पर स्टोरी शेयर करें तो मेरा नाम नहीं लीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम रियली रियली सॉरी टू हेयर अबाउट दिस इज़ यार, ये बहुत बहुत स्कारिंग है एक बच्चे के लिए। एक 22 साल का बच्चा तो फिर बड़ा होता है, एक 7 साल के बच्चे ने जिस तरह की हरकतें होती हुई देखी हैं। और शिट मैन, यार कैसी दुनिया है यार, सोचें कैसी कैसे 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 केसेस हैं इस दुनिया में। उसकी अपनी माँ है और वो बच्चा, जाहिर है वो उस कंफ्यूजन में है कि माँ भी दर बदर हो जाएगी, लेकिन माँ से फिर जाहिर है गलाजत भी उसको फील हो रही है, एंड राइटफुली सो। कौन बर्दाश्त करेगा यार अपनी माँ को इस तरह की हरकतें करते हुए देखते हैं। चलो, एक गलती इंसान से हो जाती है, पीपल स्लिप ऑफ द ट्रैक्स, इसमें देखें हम सब इंसान हैं, वी डू मेक मिस्टेक्स। मगर अगर वो रिपीटेडली किया जाए तो फिर वो मिस्टेक नहीं होती, फिर वो हैबिट होती है, हैबिट हो जाती है, हॉबी हो जाती है। और ऐसे केसेस में जैसे कि इन्होंने बताया कि वो पैसे लेती हैं दूसरे मर्दों से, तो आई थिंक शी लाइक्स द आइडिया ऑफ इजी मनी। वो कह भी रहे हैं कि वालिद साहब इतना करते हैं कि हमारा गुजर बसर हो जाता है, लेकिन इट्स नेवर इनफ, यू नो। इंसान और से और से और से और, ये तो बहुत बहुत ही सैड सिचुएशन है। एंड आई नो वे यू कम फ्रॉम। आप अपनी माँ को भी नहीं दर बदर करना चाहते, लेकिन आपसे ये बर्दाश्त भी नहीं हो रहा। मेरी सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट ये होगी, अगर इफ़ यू कैन अफोर्ड, आप खुद थेरेपी लें, क्योंकि आप एक ट्रॉमेटाइज बच्चे हैं और आपने इतनी करीब से अपने वालिद को बिट्रे होते हुए देखा है और रोज़ाना की बुनियाद पे देखा है, और देखते आ रहे हैं, और आपके दिल में बहुत सारे ज़ाहिर राज हैं। आप फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली थैंकफुल आपने मुझसे शेयर, मुझे इतना ट्रस्टेबल समझा कि मुझसे शेयर किया। मगर ये कि आपकी अपनी मेंटल हेल्थ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यू हैव द होल लाइफ अहेड ऑफ़ यू। तो आपने पहले तो अपनी ज़िंदगी को सीधा करना है। कोशिश करें कि इस सेटअप से आप बाहर हो जाएं। अगर आप चाहते हैं कि आप भी ना ट्रॉमेटाइज हों फर्दर, लेकिन माँ भी दर बदर ना हो, यू नो द कॉन्सिक्वेंसेस। आपके वाले साहब ने जब वो बहुत छोटी सी बात, तो खैर वो भी नहीं थी, मगर जब उस इंस्टेंस पे तलाक दे दी थी, तो अब जो आप बता रहे हैं सिचुएशन कि अब वो एक किसी का प्लॉट भी घर भी हथियाना चाह रही हैं, साथ में मर्दों से पैसे भी ले रही हैं, और मल्टीपल हैं। पहले तो शायद आपने बताया था कि 2 मर्द थे, एक पड़ोसी का हस्बैंड था और एक कोई साहब थे। तो ये तो ज़्यादा सीरियस है, और इस बार शायद वो माफ़ी भी ना दें, क्योंकि एक बार देखें, रिस्पेक्ट पे कायम होते हैं ये रिश्ते। एक बार रिस्पेक्ट लूज़ हो जाती है ना, बड़ा मुश्किल होता है उसको दोबारा गेन करना। आपके वालिद साहब ने आपकी वालदा को दोबारा ज़िंदगी में एक्सेप्ट किया, तो मैं ये भी बता दूँ आपकी वजह से किया है, क्योंकि आई डोंट थिंक कोई बर्दाश्त कर सकता है इस तरह की सिचुएशन। वो शायद आपकी बेहतरी के लिए कि मेरा बच्चा दर बदर ना हो। लोग औलाद की खातिर बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ देते हैं, शायद उनकी वो अब फीलिंग्स ना भी हों आपकी वालदा के लिए, और उन्होंने सिर्फ आपकी खातिर के चलो नज़रों के सामने रहेगा, मैं ख़र्चा देता रहूँगा, पढ़ा लिखा लूँगा। और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया कि आपकी पढ़ाई नहीं रोकने दी। आप माशाल्लाह 22 में ही 22 में 4th ईयर में हो MBBS में, तो ये दैट्स अ वेरी गुड थिंग ही डिड। उन्होंने आप पे, इट क्लियरली गोज़ टू शो कि उनका सिर्फ सीधा कंसर्न आप थे, आपकी बेहतरी थी, आपकी पढ़ाई थी। उनको शायद आपकी माँ से वो इंटरेस्ट अब है भी नहीं, सिर्फ मजबूरी है।
अगर आप नहीं होते इस दुनिया में, वो शायद कभी भी उनको एक्सेप्ट ना करते दोबारा। तो अब जाके अगर आपने इतनी बड़ी फ़ाइल दे दी, पहले छोटी सी चीज़ पता चली थी आपकी खाला के थ्रू, अगर आपने जाके इतनी बड़ी फ़ाइल दे दी तो फिर तो बहुत ज़्यादा ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो अगर आप इसका सेफ़ हल चाह रहे हैं कि आप भी इस ट्रॉमा से बाहर निकलें और आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड करना चाह रहे हैं कि माँ भी बर्बाद ना हो, तो आप कहीं मूव आउट हो जाएं अगर हो सके तो। इस ट्रॉमा से बाहर निकलें, आप कहीं पढ़ने अलग किसी और शहर चले जाएं अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं। ऑब्वियसली नॉट एवरीवन कैन अफोर्ड दैट, मगर इस सिचुएशन से, इस घर में रहते हुए जो है ना, आप फर्दर अपने आप पे पेन इन्फ्लिक्ट करते रहेंगे। आप रोज़ाना अपनी माँ से मिलेंगे, रोज़ाना सुबह नाश्ते पे आप उनको देखेंगे, आपको वही चीज़ें याद आएंगी जो आप साल से आप देखते हुए आ रहे हो। वो आप पे चीखेंगी, चिल्लाएंगी, वो फिर आपको ट्रिगर करेगा। आपने बचपन से बर्दाश्त की, ठीक है आप छोटे थे, आपने की बर्दाश्त काफ़ी सारी चीज़ें, मगर एक पॉइंट आएगा जब आप डिपेंडेंट नहीं हो इतना अपनी माँ पे जितना पहले थे, तो शायद आप गुस्से में कुछ भी कर जाओ। तो इससे पहले कि बात वहाँ तक पहुँचे, देखिए आप यू कैन ओनली, आप वो कहते हैं ना घोड़े को पानी तक ले जा सकते हैं, पीना घोड़े का ही काम है। तो आई थिंक जितना आप कर सकते थे, आपके वालिद साहब कर सकते थे, उन्होंने किया। अब आई थिंक उनकी हैबिट है, शी इज़ 44 नाउ, यू कांट चेंज अ पर्सन एट 44। ये होपलेस बात नहीं कर रहा, ये मैं जेन्युइन जो कि फैक्ट है। आप इंसान को ना, आप 10 साल के बच्चे को नहीं चेंज कर सकते, आप समझा ही सकते हो। तो 44 तक तो आई थिंक ट्रेन निकल चुकी। आई थिंक शी इज़ हैबिचुअल, उनको आदत है ईजी मनी की एंड ऑफ हैविंग कंपनी ऑफ अ लॉट ऑफ मैन। होते हैं कुछ लोग ऐसे, कोई अनोखी चीज़ नहीं है ये, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा, ना ही मैं इनकरेज कर रहा हूँ, मगर मैं ये कह रहा हूँ कि आउट ऑफ दिस वर्ल्ड नहीं है। इस तरह के बहुत से वाक़यात हो जाते हैं। देर आर पीपल लाइक दैट। कुछ लोगों को, सम पीपल आर नॉट मेंट टू बी मैरिड। ऐसे लोगों को शादी नहीं करनी चाहिए जिनको मल्टीपल पार्टनर्स दरकार होते हों, तो ऐसे लोगों को शादी ही नहीं करनी चाहिए। मगर जैसा आपने कहा वो अनएजुकेटेड थी, तो ज़ाहिर उनको फाइनेंशियल डिपेंडेंस चाहिए थी। एनीवे, मेरा आपको मशवरा यही होगा कि अगर आप सेफ़ खेलना चाह रहे हैं तो आप इतने सालों से जो राज दबाए बैठे हैं, फिर उनको दबाए रखें और अपने आप को इस सिचुएशन से बाहर कर लें। किसी और शहर, आपने लिखा नहीं आप कहाँ कौन से शहर से हैं, अगर अफोर्ड कर सकते हैं दूसरे शहर चले जाएं, दूसरे मुल्क चले जाएं, जितना दूर हो। फ़ोन तक हफ्ते में एक बार है, महीने में एक बार। वालिद साहब से ज़्यादा इन टच रहें, उन्होंने आपके लिए बहुत किया है। और अब उन्होंने 2 शादियाँ क्यों की, वो उनकी, मुझे तो उनकी हिस्ट्री नहीं पता, खैर वो एक अलग चैप्टर है। मगर द फैक्ट दैट ही लेट यू स्टडी एंड ही डिडंट हैम्पर योर स्टडीज़ इन एनी वे इज़ अ वेरी हीरोइक थिंग टू डू। सो या यही सेफ बेट है। वरना तो फिर फ़ाइल तैयार है, आप अपने वालिद साहब को बोलें, वो दोबारा तलाक दे देंगे, वो फिर सड़क पे आ जाएंगी। फिर क्या होगा, उसका एंड रिज़ल्ट क्या है? अगर आप ये एक्सपेक्ट करें कि वो सुधर जाएं, तो वो तो मैं आपको कह रहा हूँ कि नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। बहुत कम लोग होते हैं जिनको ऐसी हिदायत हो जाती है, जिनके साथ कोई ऐसा सीन हो जाता है कि वो पलट भी जाते हैं। इम्पॉसिबल नहीं है, पलट भी जाते हैं, मगर मुझे इस केस में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा है। ये ना बड़ा क्रिमिनल माइंड लग रहा है मुझे उनका। एक होता है कि लाइक सम पीपल आर यू नो दे आर नॉट प्लीज्ड सेक्शुअली, तब तो समझ आती है कि ओके दे ऑप्ट फॉर अनदर पार्टनर और अनदर वन, वो एक चीज़ है। मगर द फैक्ट कि किसी का प्लॉट हथे आने के चक्करों में है, तो दैट्स क्रिमिनल। शी इज़ अ स्ट्रेट अप क्रिमिनल। तो आई एम सॉरी, शी इज़ योर मदर, मगर जो बात आपने लिखी मैं वही रिपीट कर रहा हूँ। और ये तो बहुत नीचे लेवल का। चीटिंग इज़ वन थिंग। देखिए, क्राइम में भी स्टेजेस होती है ना, फर्स्ट डिग्री मर्डर होता है, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री होता है ना, डिग्रीज होती है ना क्राइम में। तो चीटिंग इज़ वन एंगल। चीटिंग की कोई एज सच लॉ में सज़ा नहीं है, मोरली इट्स रॉन्ग, बट लॉफुल लॉ में कोई इसकी सज़ा नहीं है एज़ फार एज आई नो, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग। मगर किसी का प्लॉट हत्याना, इसमें तो जेल हो जाती है। तो ये तो बड़े लेवल का क्राइम है। सो ये तो बड़ा ऑफ सीन है। आप उनको समझा दें, उनको डरा दे धमका दें कि जी मेरे पास ये चीज़ें, हाँ ऐसा कर लें। आप उनको बोल दें कि जी ये चीज़ें मैं बर्दाश्त करता आया हूँ, तो अब तो मैं नॉर्मलाइज हो गया उन चीज़ों से, जो करना है करें, 100 मर्दों से रब्ता रखें, मगर ये जो है ना, अब ये क्रिमिनल है।
मैं ऐसी ज़िंदगी नहीं जी सकता कि जिसमें लोग मुझ पे उंगलियां उठाएं कि जी तेरी माँ तो जेल काट के आई है, क्योंकि इसमें जेल हो सकती है, ये तो क्रिमिनल हरकत है। तो इसमें अगर आप समझते हैं कि आप डरा धमका सकते हैं या उनको ज़रा ये तड़ी लगा सकते हैं कि जी मैं वाले साहब को बता दूंगा, शायद वो ये चीज़ ना करें। अगर आपको लगता है कि वो एक होपलेस सिचुएशन है तो फिर अपने आप को किनारा कशी इख्तियार करें। डोंट बी अ पार्ट ऑफ दिस, यू डोंट नीड टू बी इन दिस मेस। आई मीन आई नो इट वॉज नेवर योर चॉइस, आप तो इस घर में पैदा हुए और इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। एंड आई हैव ऑल माई सिंपथीज़ विद यू। मैं आपको हम पहले शुरू भी इसी बात से कहा कि और एंड भी इसी बात पे करूँगा कि आप कोशिश करें, थेरेपी लें, बात करें, क्योंकि आपके दिल में बहुत ज़्यादा लावा है, ज्वालामुखी जिसको कहते हैं ना, वो किसी भी दिन फट सकती है। अभी तो आपने मुझे बड़ी तमीज़ से ईमेल की, आई डोंट नो आप व्हाट यू फीलिंग इनसाइड। ईमेल में फीलिंग्स नहीं होती, सो आई एम श्योर यू मस्ट बी फीलिंग रियली रियली पैथेटिक इनसाइड एंड यू डोंट हैव टू बी, इट्स नॉट योर डूइंग, आपने थोड़ी किया है, यू जस्ट हैपन टू बी इन दैट हाउस होल्ड जहाँ पे इस किस्म के मामला हैं। तो प्लीज़ सीक थेरेपी, अगर अफोर्ड कर सकते हैं, किसी से बात करें, किसी प्रोफेशनल से बात करें। एंड आई होप वो आपको, ज़ाहिर है वो प्रोफेशनल है, वो बेहतर मशवरा दे सकते हैं। मुझे जितना समझ आ रहा है, मुझे यही सूरत हाल समझ आई। दिस इज़ रियली बैड, ऑल माई प्रेयर्स आर विद यू ब्रो। खैर, ये थी आज की एपिसोड ऑफ आस्क गंजी स्वैग। अगर आप मुझे सवालात आपके जहन में कोई इस तरह के हों तो आप भेज सकते हैं इस ईमेल एड्रेस पे। एंड डोंट फॉरगेट टू सपोर्ट दिस चैनल ऑन patreon.com/ganjiswag। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।